हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरोफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्टार्ट करी थी, जिसमें मैं आपके साथ जो है एचयूएफ और सोल प्रोप्राइटरशिप दो फॉर्म डिस्कस कर चुका था। होप सो आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इन दो टॉपिक्स को, जो दो नेक्स्ट फॉर्म्स है, इनको कवर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। होप सो आपको जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। और जिस तरह के एमसीक्यू बनते हैं हमारे एग्जाम में, उस तरह के एमसीक्यूज मैंने हर फॉर्म के लास्ट में पूछ रखे हैं आपसे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इन फ्यूचर आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। ओके, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मैंने डिस्कस कर लिया था। फॉर्म्स जो ब्रीफ था वो डिस्कस कर लिया था आपके साथ। सोल प्रोप्राइटरशिप एज यूजुअल हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज चलते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, वो थर्ड फॉर्म है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इसमें लोग जनरली कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या है, एक लीगल एंटिटी है। मतलब इसको भी एक सेपरेट काउंट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देखो एक सोसाइटी, नाम से देखो, नाम से पता लगता है कई बार चीजों का। एक सोसाइटी है जो कोऑपरेशन के साथ चलाई जा रही है। एक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो कोऑपरेशन के साथ चलाई जा रही है, वो कहलाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन यहां पे बात यह आती है कि कोऑपरेशन कर कौन रहा है, कोऑपरेट कर कौन रहा है। तो कोऑपरेट यहां पे कर रहे हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जब कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप मिलकर किसी एक सोसाइटी को चलाता है, वो कहलाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये जो ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, ये क्या करता है, बेसिकली ये अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। अब रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज क्या होता है, तो रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, कैश है। ठीक है, सारे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या लगाते हैं, कैश लगाते हैं, मिलकर एक सोसाइटी को क्या करते हैं, रन करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि कम रेट पर चीजें उपलब्ध कराई जाए, कम रेट पर रॉ मटेरियल खरीदा जाए, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बट किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर इसको क्या किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है हमारे पास, 1912। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है। तो 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट किया जाता है। जैसे पार्टनरशिप को रेगुलेट किया जाता है, कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है, सेम उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी रेगुलेट किया जाता है अंडर द सेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है हमारे पास, जो 2002 के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है एक्ट के अंदर। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। तो देखो, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं मेंबर हूं, ठीक है, मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग मेंबर होंगे। तो वो क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट होता है, साल के एंड में प्रॉफिट निकाला तो उसको क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जनरली प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती, बट प्रॉफिट तो होता ही है ना, कोई भी काम आप करोगे तो अगर प्रॉफिट होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ज्वाइंट ओनरशिप होती है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स मिलकर काम कर रहे हैं, तो ओनरशिप एक के पास नहीं होती है, वो कई मेंबर्स के पास होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और हर एक मेंबर का जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। जितना शेयर दिया है उसने, वो उसके लिए इतना ही लाइबल रहता है, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं रहता। होप सो क्लियर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने तरह की होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो एक क्वेश्चन यहां से एक बनकर आया था, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये हमारे पास, टेट एग्जाम में पूछा गया है जनरली। तो क्वेश्चन ये था, विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट द, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सा इसमें से कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट नहीं है, ये आपको बताना था। तो काफी सारे टाइप्स रखे थे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना था कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होता। तो हमारे पास टोटल कितनी है, 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या अलग अलग ऑब्जेक्टिव है और अलग अलग उसके मेंबर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो हमारे पास कौन सी है जी, सबसे पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो हमारे पास है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से पता लग रहा है किसके थ्रू बनाई गई है, कंज्यूमर्स के थ्रू बनाई गई है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सोसाइटी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड to provide goods and service to member at affordable price।
कि भाई सस्ती दर पर कस्टमर को प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब जो सेल्समैन होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो इसके लिए एक सोसाइटी बनाई गई जो वो क्या करती है, अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराती है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम हाई प्राइस। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर को हाई प्राइस से बचाना। जो लोग इसको लूटते हैं कस्टमर्स को, मैक्सिमम प्राइस चार्ज करते हैं, तो उससे बचाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो अपना बाजार एक कोऑपरेटिव सुपरमार्केट है जो हमारा कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी तक हम कंज्यूमर की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। अभी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। So the cooperative society are formed by producers। अब ये किसके थ्रू फॉर्म की जाती है, प्रोड्यूसर्स के थ्रू। प्रोड्यूसर्स में कौन कौन कैलकुलेट होते हैं, मतलब कि कौन कौन आते हैं प्रोड्यूसर्स के अंदर। तो जैसे कि हमारे फार्मर्स हो गए, ठीक है, आर्टिशियंस हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स हैं। और अगर ये मिलकर कोई सोसाइटी क्रिएट करते हैं तो वो कौन सी कहलाएगी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अब देखो, मान लो मैं भी सेम प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप भी सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब हम दोनों तो कॉम्पिटिटर है, लेकिन एक्चुअल में हमारी एक सोसाइटी है जो डिटरमाइन करती है कि हमें कितना चार्ज करना है कस्टमर से। ठीक है, जैसे कि मान लो आज अमूल के रेट बढ़ते हैं दूध के, तो अगले दिन ही आप देखोगे कि मदर डेयरी के भी बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्ट है किसका, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो अगर एक बंदा बढ़ाएगा तो दूसरे को भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि आप इसी के थ्रू रेगुलेट करे जा रहे हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्या, अमूल डेयरी कोऑपरेटिव नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉर्न प्रोडक्ट्स। चलिएगा, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सा है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अब क्या काम करेगी, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का। ठीक है, तो दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड टू मार्केट द प्रोडक्ट्स, to market the products of their members. They have the producers by eliminating intermediaries, ensuring better price for their goods। अभी मार्केटिंग में क्या होता है, बेसिकली जितने भी मिडल मैन है उनको कोशिश की जाती है कि रिमूव कर दें और डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल किया जाए। अब इसका एग्जांपल कौन सा है, इसका एग्जांपल है कृषि उत्पादन मंडी समिति। तो ये पार्ट है हमारा किसका, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। चलेगा, अब आता है क्रेडिट और फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये सोसाइटी क्या काम करती है, जो क्रेडिट, देखो नाम से पता लग रहा है क्रेडिट और फाइनेंशियल क्या होगा, क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करेगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रेडिट को प्रोवाइड, लेकिन किसको करना, मेन बात ये भी है। सो दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड financial service such as saving account, loan and other financial service to their members। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कई तरह की सर्विस, जो बैंक टाइप की जो सर्विसेज होती है, बैंकिंग सर्विसेज होती है, वो प्रोवाइड करी जाती है किसको, अपने मेंबर्स को। अभी किस तरह की सर्विस होती है, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, ठीक है, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, और इसके अलावा, ठीक है, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स हो गया, हमारा लोन हो गया, अदर फाइनेंशियल सर्विस हो गया। तो ये जो होता है ये सारा का सारा क्या करा जाता है, प्रोवाइड करा जाता है किसके थ्रू, इस सोसाइटी के थ्रू। दे आर कॉमन इन रूरल एरियाज। तो बेसिकली रूरल एरियाज, जो विलेज एरियाज होते हैं वहां पर ये क्या रहती है, जनरली कॉमन रहती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट यूनियंस, इसका क्या है, एग्जांपल है। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट हम पे चलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, these cooperatives are formed for the purpose of acquiring land and constructing residential buildings। तो ये सोसाइटी बेसिकली क्या करती है, ये लैंड को एक्वायर करती है और उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहां पे लोग रहते हैं, वो क्रिएट करती है अपने मेंबर्स के लिए। देखो सारा काम में अपने मेंबर्स के लिए करा जा रहा है। अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कंज्यूमर्स के लिए काम कर रही है, प्रोड्यूसर्स है तो प्रोड्यूसर के लिए काम कर रही है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो मेंबर्स उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए ही काम करा जाता है अंडर दीज सोसाइटीज। मेंबर्स कंट्रीब्यूट कलेक्टिवली। अब मेंबर्स क्या करते हैं, कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद टू द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। जैसे मान लो एक
बहुत बड़ी लैंड खाली है, मैंने हम कई लोगों ने मिलकर क्या करा, उस लैंड को एक्वायर कर लिया, उसके ऊपर फ्लैट्स बनवाए, बाद में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, किसी ने कोई सा फ्लैट ले लिया, किसी ने कोई सा ले लिया, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अगली कोऑपरेटिव सोसाइटी पर चलते हैं। अगली कौन सी है हमारे पास, वर्कर्स कोऑपरेटिव्स। अभी वर्कर्स कोऑपरेटिव कौन सी है, दीज आर फॉर्म बाय वर्कर्स टू जॉइंटली ओन एंड ऑपरेट ए बिजनेस। तो एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ वर्कर्स ज्वाइंटली आ जाते हैं। अब वो वर्कर्स क्या है, बेसिकली वो ओनर्स का भी रोल प्ले करते हैं और वर्कर्स और एम्प्लॉयज भी होते हैं बिजनेस के। अब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो वर्कर्स का रोल भी प्ले कर रहे हैं, ओनर्स का रोल भी प्ले कर रहे हैं और एम्प्लॉयज का भी कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, जब ओनर्स होते हैं तो वो बेसिकली ओनर्स का रोल प्ले करते हैं, तो प्रॉफिट को भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में। अब इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो किसका पार्ट है, वर्कर्स कोऑपरेटिव्स का पार्ट है। ठीक है, चलेगा। तो इसके कुछ फायदे भी होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, बिल्कुल फायदे हैं। देखो हर एक चीज के फायदे और नुकसान तो चलते रहते हैं। अब फायदों की बात करें तो देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, आप लार्जर स्केल पर काम कर सकते हो, कॉस्ट इससे क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, अगर कई मेंबर्स मिलकर काम करेंगे तो लार्जर स्केल पे होगा, जिससे हमारी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, किसी एक व्यक्ति के पास तो कंट्रोल नहीं है ना, कई सारे मेंबर्स हैं तो डेमोक्रेटिक हमें कंट्रोल देखने को मिलेगा। म्यूचुअल बेनिफिट है, सभी को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जो भी इसके मेंबर्स हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी हमें देखने को मिलती है। आपको जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उतना ही आप उतने के लिए लाइबल है, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं है। असेस टू कैपिटल, जब इतने सारे मेंबर्स है तो इजीली हम कैपिटल पे कमांड पा सकते हैं। प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर, और ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए काम करती है। अब फायदे थे तो कुछ नुकसान भी होंगे। अब नुकसान की बात जान लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है हमारे पास कि इसकी क्या है, लिमिटेड कैपिटल है, कि इसकी जो कैपिटल है वो कैसी है, लिमिटेड है, क्योंकि मेंबर ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते और लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल भी कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है। अब कैपिटल लिमिटेड है तो लिमिटेड ही यहाँ पे क्या रहते हैं, हमारे इंसेंटिव्स देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, तो इंसेंटिव्स का तो कोई मतलब बनता नहीं दूर दूर तक, और अगर होते भी हैं तो वो लिमिटेड होते हैं। तीसरा है मैनेजमेंट इशू, इसकी जो मैनेजमेंट है, कुछ ही देखो मेंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो पीपल्स होते हैं उनका जो बोलबाला होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है इसके अंदर। लिमिटेड कंट्रोल होता है, ज्यादा कंट्रोल उनके हाथ में नहीं दिया जाता, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के हाथ में नहीं होता। स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतना ही डिसीजन मेकिंग क्या होता रहेगा, स्लो होता रहेगा। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज होती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी में से, जो टेट एग्जाम में पूछा गया था। टेट एग्जाम में पूछा गया था कि हमसे क्वेश्चन, वन मैन वन वोट कौन सी फॉर्म का पार्ट है। तो ये देखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर बनता है हमारे पास वन मैन वन वोट, कि यहाँ पर इन रिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। अगर आपने कंट्रीब्यूट करा है और आप मेंबर हैं तो हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है यहाँ पे, और इक्वल वैल्यू होती है वोट की। जैसे कि मान लो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी जिसमें मैंने 50 लाख कंट्रीब्यूट करे, एक मेरा फ्रेंड है उसने 10 लाख कंट्रीब्यूट करे, अब इसका भी एक ही वोट काउंट होगा और मेरा भी एक वोट काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वन मैन वन वोट प्रिंसिपल फॉलो होता है। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता, अगर आप उसके मेंबर हो तो आपके पास भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे के पास है। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार जनरली पूछा जाता है। चलिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, देखते कितना अंडरस्टैंड आपने करा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट, इट इज ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। बी, profits are distributed. C, members have equal voting right. D, it is a profit driving organization. Question second है, which of the following is the main objective of cooperative society? A, maximizing profits. B, providing good and service to members at affordable price. C, reducing competition in the market. D, generating wealth for investors. Next question है, the profit of cooperative society are distributed among its members based on, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कराता है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है। ए, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। बी, द अमाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय ईच मेंबर्स। सी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डी, द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच मेंबर। तो फ्रेंड्स ये कुछ एमसीक्यूज है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। ओके, तो इसको जरूर अटेम्प्ट करना, इसी के बेस पे पता लगेगा कि आपने कितना टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एक बहुत कॉमन टॉपिक है हमारे पास और ये इंपॉर्टेंट भी है। कंपनी क्या है,
तो बेसिकली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें, ये हमारी फोर्थ फॉर्म है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है बेसिकली वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है? देखो ये पर्सन है क्यों, क्योंकि इसकी खुद की अपनी क्या होती है, कॉमन सील होती है। जैसे हम साइन करते हैं इसी तरह एक बिजनेस के भी क्या होती है, स्टैंप होती है। और स्टैंप क्या कहलाती है, कॉमन सील कहलाती है। तो अब नॉर्मल नेचुरल कंपेयर किया गया है एक ह्यूमन बीइंग को और एक कंपनी को, बट कंपनी सांस नहीं ले सकती, कंपनी बोल नहीं सकती, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन का नाम दिया गया है। तो एक कंपनी क्या है, बेसिकली एक एसोसिएशन है किसकी, पर्संस की, फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज ए लीगल स्टेटस। तो एक बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एक कंपनी बनाई जाती है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू अगेन बनाई जाती है, जिसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। एक कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन having a separate legal entity, perpetual succession and common seal। तो मैंने आपको पहले ही बताया कंपनी की कॉमन सील होती है, एक सेपरेट इसकी आइडेंटिटी होती है, और हम मान के चलते हैं कि कंपनी लंबे समय तक जो है चलती रहेगी। तो कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है, जो लेटेस्ट एक्ट है इसका, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। चलिएगा, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो बहुत कॉमन फीचर्स हैं। इस पे हम इस टॉपिक पे फ्रेंड ज्यादा टाइम नहीं देना चाहूंगा मैं, क्योंकि बहुत कॉमन टॉपिक है। आप ओवरव्यू इजीली ले सकते हैं, और मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर दूंगा जिसमें आपको ये पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा और आप वहां से पढ़ सकते हैं इसको। तो टेलीग्राम पर ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगेन एक कंपनी की अपनी खुद की पहचान है, तो इसलिए इसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कानून के नजरों में कंपनी अलग होती है और कंपनी को चलाने वाले ओनर्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना आप कंट्रीब्यूट करें। मान लो मैंने एक शेयर ले रखा है रिलायंस का 2500 रुपए का, मैं 2500 रुपए के लाइबल हूं। हो सकता है कि कल को मेरे 2500 रुपए डूब जाए, लेकिन उससे ज्यादा तो मुझे नहीं देना पड़ेगा ना। तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। परपेचुअल सक्सीजन है, तो कंपनी जो है वो जनरली चलती रहती है। भाई किसी की डेथ होगी, किसी का आना जाना तो चलता रहेगा। दुनिया में लोग आते हैं तो दुनिया से लोग जाते भी हैं, लेकिन कंपनी जो है वो चलती रहेगी एज ऑन, जब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं हो जाती। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी में क्या है, जनरली अगर पब्लिक कंपनी है तो हम अपने शेयर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू अदर पर्सन। जैसे कि आज मेरे पास रिलायंस के शेयर्स थे, अगर आज मैं बेच देता हूँ किसी और के पास चले जाएंगे, कल को वो बेच देगा तो किसी और के पास चले जाएंगे, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स को। कैपिटल रेजिंग, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी जनरली क्या कर सकती है, देखो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो शेयर मार्केट में इजीली कैपिटल को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है। अब कंपनी के शेयर होल्डर्स तो कितने भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रलाइज है। उसको रेगुलेट करने के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाता है, जो बनाया जाता है शेयर होल्डर्स के थ्रू। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं। अदर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप एंड कंट्रोल सेपरेशन, तो जो ओनर्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, कंपनी से डिफरेंट होते हैं। ये एक हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, जो हमें ये बताता है जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कंपनी से। ठीक है, ये हमारा बेसिकली कंपनी के अंदर हम मान के चलते हैं जो ओनर्स है और जो कंपनी है वो दोनों दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। चलिएगा, तो अब टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दो तरह की कंपनी सबसे ज्यादा हम बेसिकली कंसीडर करते हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक को हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट नहीं होती, इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है, इसको एक बार जान लीजिए। एक प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, इज वन दैट इज लिमिटेड टू ए स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। एक ऐसी कंपनी जिसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब लिमिटेड कितने, एक दो तीन चार, कितने, तो ये नीचे देखते हैं एक बार। इट शेयर्स इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट लार्ज। तो बेसिकली ये इन कंपनीज के शेयर आप ऐसे नहीं खरीद सकते जैसे हम लिस्टेड कंपनीज की हम बात करते हैं, जो नॉर्मली हमें शेयर मार्केट में मिल जाती हैं। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजन में बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला फीचर तो ये है मिनिमम ऑफ 2 शेयर होल्डर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 200। तो इस कंपनी की खास बात क्या है, इसमें 2 शेयर होल्डर कम से कम होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए। 200 से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। शेयर्स कैन नॉट बी पब्लिकली ट्रेडेड। तो जैसे शेयर मार्केट में हम बात करते हैं तो इस कंपनीज के शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। जनरली इट हैज फ्यूअर कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स कंपेयर टू पब्लिक कंपनी। क्योंकि इसके शेयर्स मार्केट में नहीं है तो इसको ज्यादा कुछ भसड़ में पड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसको इजिली काम करना है। लिमिटेड से मेंबर है तो इजिली इसका अप्रूवल हो जाता है। इट कैन रेज कैपिटल फ्रॉम अ स्मॉलर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स। तो जनरली अगर पब्लिक को इन्वाइट नहीं करोगे
तो कहां से पैसा लोगे? दोस्तों से लोगे, रिश्तेदारों से लोगे, और किससे लोगे? हैं? बाजार से उधार उठाओगे। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, पैसा लिया जाता है। अब पब्लिक कंपनीज के अपोजिट चली जाती है। अब पब्लिक कंपनी की बात करें, जहां पे क्या करा जाते हैं, शेयर्स अलॉट करे जाते हैं किसको? पब्लिक को। एंड कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। दिस कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम लार्ज पूल ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इस कंपनी क्या करती है, लार्ज इन्वेस्टर से पैसा रेज करती है। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, तो इस कंपनी के अंदर कितने हैं, मिनिमम ऑफ 7 शेयर होल्डर्स एंड नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो इसमें क्या है, बेसिकली मिनिमम कितने हैं, 7। तो कम से कम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी बने, पब्लिक कंपनी कहलाए। दूसरा है शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। तीसरा है मस्ट कंप्लाई विद स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। तो इसको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई आम जनता का पैसा लगा होता है इस कंपनी के अंदर, इसलिए इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली डील करना जरूरी होता है। इट कैन रेज कैपिटल थ्रू द स्टॉक मार्केट। तो ये क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट से कैपिटल को रेज कर सकते हैं। चलेगा। अब बात आता है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत इजीली है, 4 स्टेप है। जनरली सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है इसका। आपको 4 स्टेप दिए जाएंगे और सीक्वेंस में आपको अरेंज करना होगा कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो सबसे पहला है कौन सा, प्रमोशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रमोशन करना है। प्रमोशन में क्या है, जहां पे प्रमोटर्स का रोल आता है। प्रमोटर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक आइडिया लेकर आते हैं कि कहां से कैपिटल आएगी, कहां पे हमको लैंड लेनी है। तो जो कंपनी के रजिस्टर्ड होने से पहले काम जो होता है वो कौन सा होता है, प्रमोशन का ही होता है। तो यहाँ पर रोल कौन प्ले करता है, यहाँ पे रोल प्ले करता है प्रमोटर्स। कम फॉर्म टुगेदर टू फॉर्म द कंपनी, कंपनी को फॉर्म करते हैं। अब प्रमोटर का काम हो गया, तो दूसरा काम कौन सा होगा, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में क्या होगा, कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जाएगा बाय सबमिटिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम और दूसरा होता है आर्टिकल। मेमोरेंडम बताता है कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनी है, और आर्टिकल बताते हैं कि कंपनी के कौन कौन से इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, ये हमें आर्टिकल बताते हैं। तो पहला प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा अब कंपनी का प्रमोशन। तो इनकॉर्पोरेशन तो हो गया। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो वो क्या करेगी, मार्केट में शेयर्स इशू करेगी। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो भाई क्या करेगी, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही शेयर्स इशू करेंगे तो उसको एक कंडीशन होती है, किसकी कंडीशन होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। जैसे कि हम जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करेगी मार्केट के अंदर, तो उसको कम से कम 90% उसके शेयर्स मार्केट में सेल हो जाने चाहिए। अगर शेयर सेल नहीं होंगे तो वो उसका इशू कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक कंडीशन होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, तो वो थर्ड स्टेप पर उसको कवर अप करना होता है। अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कर लेगी तो वो फोर्थ स्टेप पे पहुंच जाएगी, वो कौन सा होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो भैया साहब दोबारा से फिर एक बार ट्राई करिए, ट्राई अगेन, तो हमें देखने को मिलेगा। तो ये इजिली स्टेप्स है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे, एज यूजुअल हर किसी फॉर्म के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला फायदा हमें क्या देखने को मिलेगा, भाई सबसे पहला फायदा है लिमिटेड लाइबिलिटी। जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, उनकी लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड लाइबिलिटी हमें देखने को मिलती है। दूसरा कौन सा है, एबिलिटी टू रेज कैपिटल। इनके पास क्या है, एबिलिटी है, ये कैपिटल को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं इजिली। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया लिस्टेड कंपनी क्या कर सकते हैं, इजीली एक शेयर हम ले सकते हैं और दूसरे शेयर को सेल कर सकते हैं। मतलब शेयर्स को लेना और सेल करना चलता रहता है। परपेचुअल एक्सिस्टेंस, कंपनी क्या है, जनरली चलती रहती है भाई, किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोफेशनल हमें मैनेजमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, हमें वहां पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जैसे कि मैनेजर हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो इजिली चीजों को डील करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल देखने को मिलता है, जनरली कंपनी लार्ज स्केल पर वर्क करती है जिससे हमारी कॉस्ट कम आती है, और हमें इकोनॉमिक ऑफ स्केल मतलब कि कॉस्ट कम आती है तो हम इजिली क्या करते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चलेगा, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। क्या क्या नुकसान है, सबसे पहली बात तो कंपनी बनाना कोई छोटे मोटा काम नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है। बहुत जगह से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है कंपनी को क्रिएट करने के लिए। दूसरा है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड कॉम्प्लायंस, तो कई तरह की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। तीसरा है डबल टैक्सेशन। अब जो कंपनी एमएनसीज हैं, जो एक कंट्री में भी काम कर रही है, उसके अलावा अपनी कंट्री में काम कर रही है, उसके अलावा दूसरी कंट्रीज में भी काम कर रही है, तो उनको क्या है, डबल टैक्सेशन का कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। अपनी कंट्री में भी टैक्स देना पड़ता है और दूसरी कंट्री में भी देना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं कमी है।
सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो यहाँ पे ओनरशिप और कंट्रोल दोनों के सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि एज यूजुअल बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जो ओनर्स होते हैं वो क्या है, अपनी कंपनी से अलग होते हैं। तो जब कंपनी अलग हो जाती है तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस कंपनी के क्या बन जाते हैं, ओनर्स बन जाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को रेज करने के लिए एक कॉस्ट आती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि अगर हम मान लो आप इक्विटी रेज करते हो तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड भी देना पड़ता है, साथ में प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ता है। तो ये जो डिविडेंड और प्रॉफिट है ये आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा। अगर आप डिबेंचर्स रेज करते हो तो डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा। तो इस मामले में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें फेस करनी पड़ती है अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो इसका डिसएडवांटेज बनकर निकलता है। अब इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, अगर आप इंडिया में अगर आप चाहते हो कि अपनी कंपनी ओपन करो तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हो। अगर एग्जांपल की बात करें तो एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, टाटा मोटर्स है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जांपल है। चलिएगा, तो ये पार्टनरशिप फर्म है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी था और जॉइंट स्टॉक कंपनी था। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप यूजीसी कॉमर्स की या 11th 12th को करा दिया जाएगा, तो ये पीपीटी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।